वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 21 मई 2024 और 21 मई 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हाल ही में किसने इटालियन ओपन चैंपियन का खिताब जीता है। फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश किसे नियुक्त किया गया और किस देश में दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च हुआ है। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ में। आपको डेली मेरी सुबह ये 6:30 पर ये लाइव क्लास आपको मिलती है। तो रोज आपको सुबह अब ये 6:30 बजे आपको ये क्लास मिलती रहेगी। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करते रहना। और आज है 21 मई और ये आज 21 मई को अपने बनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस। तो सभी साथियों को अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, क्योंकि चाय एक बड़ा ही अपना एक महत्व रखती है, क्योंकि चाय बड़ा एक विशेष महत्व रखती है, क्योंकि चाय हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। तो स्टार्ट करें। एक बार सभी साथी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। किस भारतीय जोड़ी ने दूसरी बार थाईलैंड ओपन का पुरुष युगल का खिताब जीता? तो सात्विक साईराज रैंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी ने। मंगलयान 2 एक ऐतिहासिक मिशन से मंगल पर उतरने वाला भारत कौन सा देश बनने जा रहा है? तीसरा, किस देश की सेना को इग्ला एस वेरी शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम मिल सकता है? तो ये भारतीय सेना को मिल सकता है। पर्यावरण योगदानकर्ताओं के लिए 10 साल के लिए ब्लू रेजिडेंसी वीजा की घोषणा किसने की? यूएई ने। भारत और किस देश ने रणनीतिक वार्ता में मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की? तो भारत और ब्रिटेन ने। लेखिका मालती जोशी का निधन हो चुका है। इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था 2018 के अंदर। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। बढ़िया तरीके से आपको टेस्ट वगैरह दिए जा रहे हैं। और परसों जो आपको संडे के दिन वीकली क्लास मिली थी, उसका कल आपको टेस्ट मिल चुका है। तो ये वार्षिक करंट की टेस्ट सीरीज ले सकते हो। और इसके अलावा आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के जो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर हैं, उनकी भी पीडीएफ यहाँ पे अपलोड है प्रताप क्लासेज ऐप में, वो भी विद आंसर के साथ में। ये भी आप ले सकते हो। और बहुत जल्द ही कल जो है मैंने आपको एक वीडियो दिया था कल कि जो भर्तियों के परिणाम है वो जारी होने वाले हैं। उनकी जो है पीछे से जो अर्थना है वो मिल चुकी है। और बहुत जल्द ही कर्मचारी चयन बोर्ड इन भर्ती परीक्षाओं का, जैसे सूचना सहायक है, संगणक वगैरह है, जूनियर अकाउंटेंट है, कोई भी मान लो, उनके सभी के एग्जाम को जो है उनकी भर्ती परीक्षाओं के परिणाम जारी होने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन देखो। हाल ही में पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी इगा स्वियातेक ने किसको हराकर इटालियन ओपन चैंपियन बनी है? सबसे पहले आपको याद रखना है कि पोलैंड की है टेनिस खिलाड़ी इगा स्वियातेक है। इन्होंने अब की बार जीत लिया इटालियन ओपन चैंपियन, ये बन चुकी है। तस्वीर में आप देख सकते हो। और इन्होंने किसको हराया? तो ये रहा आर्याना संबालेका को। ऑप्शन नंबर 1 किसको हरा दिया? आर्याना संबालेका को हराकर इगा स्वियातेक ने इटालियन ओपन चैंपियन बन चुकी है। किसको हराया? आर्याना संबालेका। तो ये पोलैंड की टेनिस खिलाड़ी इगा स्वियातेक ने इटालियन ओपन चैंपियन बनी है। ये टॉप सीड इगा स्वियातेक ने फाइनल के अंदर दूसरी सीड आर्याना संबालेका को लगातार सेट में 6-2, 6-3 से हराया। वर्ल्ड नंबर 1 इगा स्वियातेक ने तीसरी बार ये टाइटल अपने नाम किया। इससे पहले वे 2021 और 22 में यहाँ जीती थी। तो 2021 में भी जीता, फिर 22 में, फिर इसके बाद में इन्होंने 24 के अंदर ये इटालियन ओपन जीत लिया। इगा स्वियातेक ने सीजन का चौथा और अपने करियर का 21वां खिताब जीता है। तो ये बड़े गजब का है। इगा स्वियातेक से लगभग हर एक एग्जाम के अंदर यहाँ से करंट अफेयर्स में प्रश्न पूछा जाता है। फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश किसे नियुक्त किया गया है? फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश किसे नियुक्त किया गया? ये किया गया है ब्राजील को। किसको किया गया है? ब्राजील देश को फीफा महिला विश्व कप 2027 का मेजबान देश नियुक्त किया गया। किसको? ब्राजील को। तो फीफा के अध्यक्ष हैं गियानी इन्फेंटोनी।
ने बैंकॉक थाईलैंड में क्वीन सिरिकिट नेशनल कन्वेंशन सेंटर में 74वें फीफा कांग्रेस 2024 के दौरान ब्राजील को 2027 फीफा महिला विश्व कप का मेजबान देश घोषित किया गया है और ब्राजील इस टूर्नामेंट की मेजबानी करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश बन गया है, क्योंकि जब 2027 के अंदर ये फीफा महिला विश्व कप का मेजबान देश किसको कर दिया, ब्राजील को, और ऐसा ये पहला दक्षिण अमेरिकी देश बन गया है। तो 2027 तो काफी दूर है, जब ये फीफा महिला विश्व कप होंगे तब अपने इसकी बढ़िया तरीके से बात करेंगे। अब इस मेजबान देश आपको याद रखना है ब्राजील। कौन सा राज्य जल्द ही दुनिया की एरोस्पेस कैपिटल बनने जा रहा है? लगा लो इस क्वेश्चन को स्टार। कौन सा राज्य जल्द ही दुनिया की एरोस्पेस कैपिटल बनने जा रहा है? और वो बनने जा रहा है तमिलनाडु राज्य। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये तमिलनाडु राज्य जल्द ही दुनिया की एरोस्पेस कैपिटल बनने जा रहा है। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु राज्य। अब देखो पूरी डिटेल यहाँ से। तमिलनाडु जल्द ही दुनिया की एरोस्पेस कैपिटल बनने जा रहा है। कम खर्च पर छोटे सैटेलाइट बनाने से लेकर लॉन्चिंग तक एक ही जगह करने के लिए कई प्लेटफॉर्म तैयार हो चुके हैं। यानी कि जो छोटे यहाँ पर ऐसा जो कैपिटल, ये एरोस्पेस कैपिटल बनेगा, यहाँ पर क्या होगा भाई, छोटे सैटेलाइट तैयार करके ना उनको मतलब लॉन्चिंग तक, जिस प्रकार कोई बड़ा उपग्रह लॉन्च करते हैं तो वही लॉन्चिंग तक है, एक ही जगह से वो उसकी मतलब देख चेक कर सकते हैं भी सही है कि या नहीं है, तो वहीं पर इस प्रकार की ये प्लेटफॉर्म तैयार करेंगे। और 10 साल में यहाँ 75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश होगा। ये चेन्नई से करीब 600 किलोमीटर दूर कुलशेखरपट्टनम में 950 करोड़ रुपए की लागत से नया स्पेस पोर्ट, उपग्रह निर्माण और प्रक्षेपण प्रौद्योगिकी को समर्पित 2 एरोस्पेस पार्क और 2 डिफेंस कॉरिडोर बन रहे हैं। तो ये चीजें याद रखनी है, क्योंकि दुनिया की एरोस्पेस कैपिटल बनने जा रहा है तमिलनाडु। हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च हुआ है? हाल ही में किस देश में दुनिया का पहला 6G डिवाइस लॉन्च हुआ? और वो हुआ है जापान के अंदर। कहाँ पर हुआ है? देखो अपने भारत के अंदर तो अभी वैसे तो 5G की बात चल रही है, वो भी पूरा लगभग स्टार्ट हो चुका है 5G। उसके बाद देखो जापान ने तो 5G से आगे टपा दिया। तो दुनिया का पहला 6G डिवाइस कहाँ से लॉन्च हो गया? जापान के अंदर। तो ऐसी दुनिया में जहां गति और कनेक्टिविटी सर्वोच्च शासन करती है, अगली पीढ़ी की वायरलेस तकनीक की दौड़ एक नए मील के पत्थर पर पहुंच चुकी है। यहाँ पर एक जापानी कंसोर्टियम ने दुनिया के पहले हाई स्पीड 6G डिवाइस के प्रोटोटाइप का अनावरण किया, जो बिजली की गति पर डेटा ट्रांसफर दरों का वादा करता है। जिस प्रकार अब नेट इस प्रकार चलेगा, अपने जिस प्रकार लाइट आती है ना अपने घर में, कितनी स्पीड से आती है, कितनी सेकंड के अंदर लाइट आती है, उस प्रकार से इतनी स्पीड के अंदर अपने नेट चलेगा। उससे भी कई गुना ज्यादा हो सकता है स्पीड नेट की हो सकती है। तो 6G डिवाइस में 100 गीगावाट प्रति सेकंड की चौंका देने वाली डेटा ट्रांसमिशन दर है। यानी कि पिछली बार जो 5G है उससे भी ये लगभग 10 गुना ज्यादा इसकी स्पीड रहने वाली है। ब्लूमबर्ग बिलियनेयर्स इंडेक्स में दुनिया के टॉप 15 बेहद अमीर व्यक्तियों की सूची में किन 2 भारतीयों को शामिल किया गया? तो आपको पता है 2 ही भारतीय शामिल रहते हैं अपने, तो या तो मुकेश अंबानी या गौतम अडानी। तो ये दोनों ही टॉप 15 के अंदर इन दोनों को शामिल किया गया है। अब मुकेश अंबानी इसके अंदर टॉप 15 के अंदर 12वें स्थान पर है, और गौतम अडानी टॉप 15 के अंदर 14वें स्थान पर है। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। तो ये दोनों आप तस्वीर में देख सकते हो, ये दोनों दुनिया के टॉप 15 के अंदर है। अमीर व्यक्तियों की सूची में 2 भारतीय ये शामिल हो चुके हैं। तो ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स में दुनिया के शीर्ष 15 बेहद अमीर व्यक्तियों की सूची में 2 भारतीयों मुकेश अंबानी और गौतम अडानी को शामिल किया गया। 110 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी इस सूची में 12वें स्थान पर है, और गौतम अडानी 100 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ सूची में 14वें स्थान पर। ये तो आंकड़ों तो आपको पता है ये बदलते रहते हैं, यूं कम ज्यादा इनकी गिरावट हो जाती है, कभी बार ज्यादा हो जाती है, तो ये आंकड़े तो बदलते रहते हैं। इसके अलावा और भी आपको याद रखना है, ये 2 चीजें बता दी। अब विश्व के अंदर सबसे टॉप कौन है? तो LVMH कंपनी के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं बर्नार्ड अर्नोल्ट।
ये 222 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बने हुए। तो ये दुनिया के सबसे टॉप है। और सबसे पहली महिला आप याद रखना फ्रांस की है बेटनकोर्ट मेयर्स, और मशहूर है लोरियन कंपनी की मालकिन है, 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली पहली महिला बनी है। तो ये फ्रांस की है बेटनकोर्ट मेयर्स है, ध्यान रखना। तो ये 100 अरब डॉलर की संपत्ति रखने वाली पहली महिला बनी है, ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। फोर्ब्स की दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में सबसे शीर्ष स्थान पर कौन रहा है? फोर्ब्स की दुनिया के सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में सबसे टॉप पर है क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन नंबर 1। कौन है? यह तस्वीर में आप देख सकते हो। अब की बार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने फोर्ब्स की दुनिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में ये सबसे टॉप पर है रहे हैं। कौन है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। तो क्रिस्टियानो रोनाल्डो फोर्ब्स की दुनिया में इन्होंने सबसे ज्यादा कमाई करी, तो ये सबसे टॉप पर है। सऊदी अरब में उनकी अच्छी कमाई ने उन्हें चौथी बार इस पद पर पहुंचाया है। और उनके अनुसार देखें तो रोनाल्डो ने पिछले एक साल में आश्चर्यजनक रूप से 260 मिलियन डॉलर कमाए हैं। पिछले देखो एक साल के अंदर इन्होंने 260 मिलियन डॉलर कमा लिए। तो सबसे ज्यादा कमाई की एथलीटों की सूची में ये सबसे टॉप पर है। कौन सा देश सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बना है? हाल ही में कौन सा देश है सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बना है? ग्लेशियरों का मतलब ये होता है जैसे सर्दियों के अंदर जिस प्रकार बर्फ जो है ढक जाती है, बर्फ से कोई चीज ढक जाती है, जम जाता है, तो वो ग्लेशियर उस प्रकार बन जाता है। तो ये सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश बन गया वेनेजुएला, ऑप्शन नंबर सी। कौन सा देश बन गया? वेनेजुएला देश है बन गया। ये सभी ग्लेशियरों को खोने वाला पहला देश है बन चुका है। कौन है? वेनेजुएला। तो वेनेजुएला ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण पर्यावरणीय मील का पत्थर देखा जो जलवायु संकट की एक गंभीर वास्तविकता को दर्शाता है। यह देश आधुनिक इतिहास में संभवतः पहला ऐसा देश बन गया जिसने अभी सभी ग्लेशियरों को खो दिया है, ग्लेशियरों को खो दिया। इसी महीने की शुरुआत में उन्होंने हुम्बोल्ट ग्लेशियर था जिसको एक हिम क्षेत्र के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया गया जो उसकी अंतिम बर्फीली अवस्थिति थी। यानी कि धीरे धीरे ये एक ही बचा था हुम्बोल्ट ग्लेशियर है, ये भी इसने भी इसको खो दिया है। तो ये सभी ग्लेशियरों को खोने वाला वेनेजुएला देश। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में चीन ने किस देश को हथियार बेचने पर अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया है? हाल ही में चीन ने किस देश को हथियार बेचने पर अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर प्रतिबंध लगाया? तो ये किसको बेचने से? ताइवान को। किसको? चीन देश ना, वो ताइवान को हथियार बेचने पर है अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर उसने प्रतिबंध लगा दिया। किस देश को बेचने पर है? ताइवान देश को। तो चीन ने ताइवान को हथियारों की बिक्री में शामिल होने के लिए बोइंग और 2 अन्य अमेरिकी रक्षा कंपनियों पर इसने प्रतिबंध लगा दिया। यह घोषणा ताइवान के राष्ट्रपति पद के उद्घाटन के दिन की गई जिसमें क्षेत्र में उनका तनाव उजागर हुआ था, क्योंकि ताइवान के अब नए नए राष्ट्रपति बने ना। ये देखो ताइवान के नए राष्ट्रपति लाई चिंग ते ने उन्नत, ये है लाई चिंग ने थे, उन्होंने उन्नत लड़ाकू जेट और अन्य प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण के साथ साथ अपने घरेलू रक्षा उद्योग को बढ़ाकर द्वीप की सुरक्षा मजबूत करने की आवश्यकता पर जोर दिया है। तो चीन ने ताइवान का हथियारों की बिक्री पर शामिल होने पर उस पर जो अमेरिकी रक्षा कंपनी है उस पर प्रतिबंध लगा दिया। और याद रखना ताइवान के नए राष्ट्रपति भी बने हैं ये लाई चिंग ते। गाजा में चल रहे संघर्ष में भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी कर्नल वैभव अनिल काले का निधन हो चुका है। ये किस राज्य के रहने वाले हैं? तो गाजा के अंदर बड़ा ही संघर्ष अभी भी चल रहा है। तो इसमें भारतीय सेना के पूर्व अधिकारी थे कर्नल वैभव अनिल काले और ये रहने वाले थे महाराष्ट्र के, और इनका हाल ही में निधन हो चुका है। किस राज्य के रहने वाले थे? महाराष्ट्र के रहने वाले, इनका निधन हो चुका है। तो ये 46 साल के वैभव अनिल काले महाराष्ट्र के रहने वाले थे और 1998 में भारतीय सेना में शामिल हुए। गाजा में चल रहे संघर्ष ने भारतीय सेना की ये पूर्व अधिकारी कर्नल यानी कि सेवानिवृत्त थे वैभव अनिल काले की जान ले ली, जो इस क्षेत्र में संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा और सुरक्षा विभाग के स्टाफ सदस्य के रूप में कार्यरत थे। यानी कि जो संयुक्त राष्ट्र ना उसके अंदर ये सुरक्षा और सुरक्षा विभाग में स्टाफ सदस्य के रूप में ये कार्यरत थे और हाल ही में इनका निधन हो चुका है।
हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? हाल ही में आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है प्रदीप नटराजन को। ऑप्शन नंबर डी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, आरबीआई से इनको नियुक्ति की मंजूरी मिल चुकी है। तो ये प्रदीप नटराजन है। अब ये आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त हो चुके हैं। तो भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के बोर्ड में पूर्णकालिक निदेशक के रूप में प्रदीप नटराजन की नियुक्ति के लिए अपनी मंजूरी दे दी और ये 3 साल के कार्यकाल के लिए उन्होंने मंजूरी दे दी, यानी कि 3 साल तक इनका कार्यकाल रहेगा। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आ गया, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिलती है। और जो राजस्थान पुलिस के लिए मेरी क्लासें आ रही हैं उसकी पीडीएफ भी आज आपको लगभग पीछे की क्लासों की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। विश्व महिला टेबल टेनिस एकल रैंकिंग में टॉप 25 में जगह बनाने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी बनी है मनिका बत्रा। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। इस क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से याद रखना, आने वाला एग्जाम है ना, यहाँ से क्वेश्चन ये पक्का ही टपकेगा एग्जाम में, याद रखना इसको। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, भारत अमेरिका संयुक्त आतंकवाद विरोधी अभ्यास तर्कस का 7वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? कोलकाता, नागपुर, कोच्चि, चेन्नई। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर करते रहना और बढ़िया तरीके से आपको एलडीसी वगैरह सीईटी की स्पेशल आपको करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज दी जा रही है। और अभी मैंने पिछले 4 महीनों की एक महामैराथन भी क्लास आपको दी है। जनवरी से लेकर अप्रैल 2024 तक एक 2 घंटे की महामैराथन क्लास भी मैंने आपको दे दी है। तो ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, एनसीईआरटी है, जनरल साइंस है, इसके अलावा बढ़िया तरीके से 2023 की टेस्ट सीरीज है और फर्स्ट ग्रेड की अपनी चल रही है, इंडियन पॉलिटी की चल रही है, असिस्टेंट लोको पायलट की है और इसके अलावा वार्षिक करंट तो है ही। और जितनी भी अपनी टेस्ट सीरीज है ना, सभी की सभी पर 1 साल की वैलिडिटी है। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।